हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है, अगर t इक्वल टू 0 पे वेव का फ्रंट कहीं है तो t इक्वल टू t नॉट पे कहाँ होगा वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब पढ़े थे हम। आज पढ़ेंगे हम कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। तो सबसे पहली बात आती है कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स की मैं बात करूं कि अगर कोई दो सोर्सेस हैं और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई वो अगर कांस्टेंट है या जीरो है तो वो सोर्स कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो अगर जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये कोई वेव कंसीडर कर लिया, तो ये दूसरा सोर्स है, वहां से वेव निकल रही है, तो ये जो मैक्सिमा या फिर ये मिनिमा इसको रीच करने के लिए ये टाइम t है, तो अगर ये भी टाइम t में ही रीच कर रहा है, ऐसे ही दूसरा ये भी टाइम t में रीच कर रहा है, तो ये भी इसको टाइम t में रीच करना चाहिए, या फिर सेम टाइम पे या फिर कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। जो फेज डिफरेंस है फाई है वो सेम होना चाहिए। अगर ये फाई वेरी करेगा तो वो इनकोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। फाई अगर वेरी करेगा तो वो इनकोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। तो कोहेरेंट सोर्स का कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कोई ये पानी पॉन्ड है, मान लिया पॉन्ड कंसीडर कर लिया, या फिर कोई पानी का बीकर कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे कोई दो नीडल्स हम क्या कर रहे हैं, दो नीडल्स को बार बार पानी से टच करा रहे हैं और सेम टाइम पे दोनों नीडल को सेम टाइम पे पानी से टच करा रहे हैं, उससे क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ टाइम अगर सेम है टच कराने का तो क्या होगा कि जो वेव फॉर्मेशन है वो भी सेम होगा, मैक्सिमम मिनिमम सेम टाइम पे बनेगा। तो ये जो सोर्स होंगे ये दोनों, इनको हम कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होगा या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो उसको हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, और अगर फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है तो उसको इनकोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो ये दो तरीके के सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। तो आज हम अब पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ कोहेरेंट सोर्स, कि अगर दो कोई सोर्स है कोहेरेंट सोर्स तो उसकी वजह से जो एडिशन होगा वेव का वो किस तरीके से होगा। हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लाइट वेव की बात कर रहे हैं, लाइट की। तो अगर कंसीडर करते हैं ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ये कंसीडर कर लेते हैं। पहले कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट P, इस जगह पॉइंट P कंसीडर करते हैं। तो ये S1P डिस्टेंस S1P D1, इसको मैं D2 बोलता हूँ, D1 और D2। अगर D1 इक्वल टू D2 है या फिर S1P इक्वल टू S2P है, पहला केस, ये सबसे पहला केस कंसीडर करता हूँ, व्हेन S1P इक्वल टू S2P। ये क्या है, S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है जिसमें फेज डिफरेंस जीरो है। तो यहाँ पे क्या है, इन फेज है दोनों। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इस पॉइंट से जो वेव ओरिजिनेट हो रही है और इस पॉइंट से जो ओरिजिन हो रही है, दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर स्टार्ट सेम फेज में कर रही हैं तो एंड भी सेम फेज में करेंगे, तो जो हमारी फाइनल जो फेज होगी वो भी सेम होगी। तो अगर पहले की वजह से जो वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, A cos ओमेगा टी, ये वेव वन हो गई। तो अब इसमें क्या है, ये एम्पलीट्यूड होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म इस कोस ओमेगा टर्म के सामने होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहाँ ये y1, ये सोर्स S1 की वजह से जो वेव है वो डिस्टर्बेंस ये है, ऐसे ही 2 की वजह से। अब उसमें क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, फाई जीरो है, तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, A cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ फाई क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो सेम है। यहाँ पे दोनों सेम फेज में थे तो पहुंचेंगे फाइनली सेम फेज में, तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, तो यहाँ फाई जीरो होगा। तो जो y2 हो जाएगा वो हमारा cos ओमेगा टी ही हो जाएगा, cos ओमेगा टी। तो इस तरीके से जो एडिशन होगा, जो दो वेव का एडिशन y1 और y2, जो अल्टीमेटली जो डिस्टर्बेंस होगा बिकॉज ऑफ y1 वेव एंड y2 वेव,
जो टोटल डिस्टर्बेंस होगा वो क्या होता है, वेक्टर एडिशन ऑफ y1 एंड y2। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2a cos ओमेगा t, 2a cos ओमेगा t। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ सोर्स S1 और सोर्स S2 उससे जो वेव निकल रही है उसकी इंटेंसिटी अगर मैं I0 कंसीडर करूं, दोनों से बराबर है, दोनों सोर्स सेम ही है, तो I0 हो जाएगी दोनों की। तो उसकी वजह से जो अल्टीमेटली इंटेंसिटी क्या थी, I0 थी। अब जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, तो जैसा कि मैंने बताया इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड क्या था, a था, और इंटेंसिटी I0 थी। अब क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड हमारा डबल हो गया, एम्पलीट्यूड डबल हो गया, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में जब डिस्टेंस बराबर है S1p इक्वल टू S2p है, तो उस केस में हमारी जो इंटेंसिटी है वो 4I0 मिलेगी। दूसरा केस कंसीडर करते हैं। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस बराबर हो, ये डिस्टेंस अलग भी हो सकती है। तो अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं जब S2p माइनस S1p, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, 2 लैम्डा है। 2 लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम 2 लैम्डा 4 लैम्डा कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 लैम्डा कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे कि ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। तो ये S1p होगा, ये S2p होगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 लैम्डा कंसीडर किया है मैंने, 2 लैम्डा कंसीडर किया है। तो यहाँ से जो वेव चल रही है उसको d1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और यहाँ से जो वेव चल रही है उसको d2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और d2 क्या है, 2 लैम्डा ज्यादा है, d2 क्या है, 2 लैम्डा ज्यादा है। 2 लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो एक वेवलेंथ को कवर करने के लिए हमको कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ता है, वेव को 2 थीटा या 2 पाई एंगल ट्रेवल करना पड़ता है, या फिर 360 डिग्री। 360 डिग्री में 1 वेवलेंथ कवर होती है। तो अगर 2 लैम्डा डिस्टेंस कवर करनी है तो हमको 4 पाई हमको चलना पड़ेगा, या फिर 720 डिग्री इसको वेव को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो इसका जो एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 पाई 720 डिग्री या फिर 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा की वजह से 4 पाई फेज डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं पहला वेव कंसीडर करता हूं, जैसा कि a cos ओमेगा t, पहले वेव की वजह से डिस्टर्बेंस क्या है, a cos ओमेगा t। तो जो दूसरे की वजह से डिस्टर्बेंस होगा, दूसरे की वजह से वो कितना होगा, a cos ओमेगा t प्लस 4 पाई। 4 पाई क्यों होगा, क्योंकि ये 4 पाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 पाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा डिस्टर्बेंस दूसरे सोर्स की वजह से कितना होगा, a cos ओमेगा t प्लस 4 पाई। तो यहाँ पे cos 4 पाई प्लस थीटा, cos 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 4 पाई अगर किसी थीटा में हम ऐड करें एंगल में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाई 4 पाई 6 पाई या 8 पाई ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा y2 क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। तो अब दोबारा से मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ, y1 प्लस y2 का एडिशन निकालता हूँ। तो ये वेक्टरली ऐड करूंगा, ये 1 हो गया और ये दूसरा 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2a cos ओमेगा t। तो हमारा एम्पलीट्यूड अगेन क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ a। तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारी जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी अगेन कितनी आएगी, हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी। इंटेंसिटी हमारी 4I0 होगी। तो पहला केस जब डिस्टेंस बराबर थी, S2p इक्वल टू S1p था, तो हमारी इंटेंसिटी कितनी आई थी, 4I0 आई थी। दूसरा केस जब S2p माइनस S1p क्या है, 2 लैम्डा है, तो हमारी इंटेंसिटी क्या है, ये 4I0। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये 4 पाई था, अगर मान लो ये 2 लैम्डा ना होके लैम्डा होता, डिफरेंस 2 लैम्डा ना होके लैम्डा होता, तो ये जो फेज डिफरेंस था 4 पाई ना होके 2 पाई होता। तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 2 पाई आता,
तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, वो भी तो कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ फिर से हमको क्या मिलता है, ए कॉस ओमेगा टी ही मिलता। तो अल्टीमेटली जो हमारा एडिशन आता वो 2a कॉस ओमेगा टी ही आता। तो फिर से इंटेंसिटी कितनी आती हमारी, 4i0 ही आती। तो यहाँ पे चाहे 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, या फिर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, कुछ भी हो, हमारा आई कितना आएगा, 4i0 ही आएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ n लैम्डा, इसको मैं ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ n लैम्डा। n क्या है, n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर ऐसा केस होगा S2p माइनस S1p n लैम्डा के बराबर होगा, तो उस केस में हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और i 4i0 के बराबर होगा। अब थर्ड केस कंसीडर करते हैं, जब ये जो S2p और S1p का डिफरेंस है वो क्या है, 2.5 या 1.5 इस तरीके से है। डिफरेंस क्या है, 2.5 या 1.5 इस तरीके से है, 3.5 है। तो उस केस में क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 लैम्डा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई फेज डिफरेंस। तो अगर 2.5 लैम्डा हमारा पाथ डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा 2.5 की वजह से। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर 2.5 लैम्डा है, 2.5 लैम्डा है, तो ये कितने के इक्विवेलेंट होगा, ये हो जाएगा 5 पाई के इक्विवेलेंट, 5 पाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं अब कंसीडर करके चलता हूं 2.5 लैम्डा। थर्ड केस है S2p माइनस S1p इक्वल टू 2.5 लैम्डा। ये मेरा थर्ड केस कंसीडर करता हूं मैं। ये सोर्स S1 है, ये S2 सोर्स है, यहां मैं कोई पॉइंट R कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां से इस तरीके से वेव दोनों सोर्स से निकलेगी, यहाँ पहुंचेगी अल्टीमेटली इस पॉइंट पे। तो अब क्या हो रहा है, ये S2R है, वो क्या है 2.5 लैम्डा ज्यादा है, 2.5 लैम्डा ज्यादा है, इतनी डिस्टेंस इसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ रही है, या फिर 5 पाई एंगल ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, 5 पाई एंगल। तो पहले की वजह से जो हमारा डिस्टरबेंस होगा वो मैं मान लेता हूं a cos ओमेगा टी। तो दूसरे की वजह से डिस्टर्बेंस जो होगा हमारा a cos ओमेगा टी प्लस 5 पाई, क्योंकि ये 5 पाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसको मैं अगर 5 पाई जब ऑड होता है 5 पाई 3 पाई पाई अगर ऐड होता है किसी भी एंगल में, थीटा कॉस थीटा प्लस पाई या कॉस थीटा प्लस 3 पाई या कॉस थीटा प्लस 5 पाई, तो अगर ऑड होता है तो उस केस में क्या आता है, ये माइनस हो जाता है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a कॉस ओमेगा टी, माइनस a कॉस ओमेगा टी। अब क्या करता हूं, फिर से मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, y1 और y2 को वेक्टरली ऐड करूंगा। तो यहां से क्या आएगा, ये a cos ओमेगा टी है, ये माइनस a cos ओमेगा टी है। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, y 0 आ जाएगा। तो अब जब एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, हमारा इंटेंसिटी 0 आ रही है। तो ये कब हो रहा है, ये 5 पाई हो या फिर पाई हो या 3 पाई हो या 7 पाई हो। तो ये अगर ऑड आएगा तो हमारा इंटेंसिटी 0 आएगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं। तो ये ऐसा कब होगा, पाई 3 पाई 5 पाई या 7 पाई। ये कब होगा, या तो 0.5 लैम्डा हो या 1.5 लैम्डा हो, 2.5 लैम्डा हो। ये अगर इस तरीके से है तो हमारी इंटेंसिटी ये आएगी। तो इसको मैं और जनरलाइज कैसे लिख सकता हूँ, n प्लस 1/2 लैम्डा, n प्लस 1/2 लैम्डा। इसमें अगर n की वैल्यू में 0 1 2 3 इस तरीके से डालूं, तो यहाँ अगर मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा, 0.5 लैम्डा आएगा, 0.5 लैम्डा। अगर 1 डालूंगा तो 1.5 लैम्डा आएगा। तो इस तरीके से ये जनरलाइज कर सकते हैं हम। तो थर्ड केस में क्या है कि जब n प्लस 1/2 लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस, तो हमारा इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। और इंटेंसिटी 0 का मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज क्या होगा, डार्क दिखेगा। अगर इंटेंसिटी क्या है, 4i0 है या ज्यादा है, हाई इंटेंसिटी है, तो हमको वो ब्राइट दिखेगा। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया।
अब हम फोर्थ केस कंसीडर करते हैं जनरलाइज, जब हमको पता नहीं है कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना है। जैसे कि मैंने 2 कंसीडर किया था या 2 लैम्डा कंसीडर किया था या 2.5 लैम्डा कंसीडर किया था। अगर हमको नहीं पता है कि हमारा पाथ डिफरेंस कितना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई फेज डिफरेंस फाई दोनों सोर्स के बीच में है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फाई बिटवीन टू सोर्सेस। तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे कि y1 है, y1 a cos ओमेगा टी। अब दूसरा जो सोर्स है वो किसी फेज डिफरेंस फाई पे है। हमको फाई नहीं पता है, फाई क्या है अननोन है, पर ये कांस्टेंट है क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्स है। जैसे मैं स्टार्ट करके शुरू किया था कि ये फाई क्या है कांस्टेंट होगा तभी ये कोहेरेंट सोर्स होगा, अदरवाइज ये कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा। तो अगर ये क्या है मान लीजिए फाई फेज डिफरेंस पे है, तो अब मैं क्या करता हूँ इनका फिर से एडिशन करता हूँ, वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट और 2 को सेकंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये क्या है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से ये c है, इसको मैं d कंसिडर कर लेता हूं। तो cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से 2 cos ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 इंटू cos ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहाँ से ओमेगा टी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2a cos 5/2 यहाँ से 5/2 बचेगा, cos 5/2 इंटू cos यहाँ ओमेगा टी प्लस 5/2 बचेगा, ओमेगा टी प्लस 5/2। तो जो भी टर्म इस cos ओमेगा, मैंने पहले ही बताया जो भी टर्म इस cos ओमेगा टी वाले टर्म से पहले आता है कांस्टेंट टर्म, ये क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो cos 5/2 भी कांस्टेंट होगा, ये 2a कांस्टेंट है। तो अब ये जो टर्म आ रहा है ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है। जो भी टर्म इस cos ओमेगा टी के सामने आता है टर्म के, वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये 2a cos 5/2 ये हमारा एम्पलीट्यूड है, ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी I0 थी, इसकी इंटेंसिटी I0 थी, ये a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 है, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 होगा, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर था, तो ये क्या है इससे 4I0 टाइम्स 4I0 cos 5 टाइम ग्रेटर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, इस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी इस केस में 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये cos स्क्वायर 5/2 यहाँ पे स्क्वायर किया, 4 स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 इस तरीके से आएगा। तो a स्क्वायर को मैं I0 लिख सकता हूँ क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये हमारी इंटेंसिटी हो गई। ये जनरलाइज्ड केस में, ये जो क्या है जनरल है। जो हम पहले जो 3 केस डिस्कस किए हैं ना कि जब डिस्टेंस बराबर है S2p S1p या फिर S2p और S1p का जो डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है या फिर n लैम्डा है। तीसरा केस क्या किए कहते हैं जब वो डिफरेंस क्या है 2.5 लैम्डा या 3.5 लैम्डा या फिर n+1/2 लैम्डा है। तो वो जो 3 केस डिस्कस किए थे उन तीनों केस को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस जगह से हम तीनों केस को निकाल सकते हैं। कंसीडर करते हैं जो पहला वाला केस, उसमें क्या था कि हमारा फाई क्या था 0 था क्योंकि S2p और S1p बराबर था, तो फाई 0 था। तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ, फाई इक्वल टू 0 पुट करूँ पहला केस, तो क्या आएगा cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा 4I0 आ जाएगा। हमको 4I0 ही मिला था वहां पे पहले केस में जब S2p और S1p बराबर था। दूसरा केस उसमें क्या था हमारा
वो हम कंसीडर किए थे एन लैम्डा। एन लैम्डा का मतलब क्या हुआ, फेज डिफरेंस कितना, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई या 8 पाई। तो यहाँ पे मैं 2 पाई पुट करता हूँ, तो cos 2 पाई क्या होता है, अगेन 1 होता है। cos 4 पाई क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही cos 6 पाई भी 1 होता है, तो यहाँ पे अगेन 1 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी 4 आई नॉट ही मिलेगा। तो दूसरे केस में हमको 4 आई नॉट ही मिला था। तीसरा केस, जब हमारा पाथ डिफरेंस क्या है, 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा या फिर n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा है, तो उस केस में हमारा फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस आएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई और जितने भी होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की जगह पाई पुट करूँ, पाई करूँ या 3 पाई पुट करूँ, तो अगर पाई पुट करता हूँ तो पाई/2 हो जाएगा। ये पाई/2 क्या होता है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0। तो ये 4 आई नॉट इंटू 0, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो तीसरे केस में हमको इंटेंसिटी 0 मिली थी। तो जो ये फोर्थ केस है, जनरलाइज केस, फोर्थ केस, ये क्या है, इससे हम बाकी केस को भी निकाल सकते हैं। जो तीनों केस पढ़े थे वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से प्रूव होता है। तो हमारी जो इंटेंसिटी है आई, जनरलाइज इंटेंसिटी, ये 4 आई नॉट cos स्क्वायर 5/2 है। तो ये कोहेरेंट सोर्स का एडिशन है। इस तरीके से हम कोहेरेंट सोर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्स की। इनकोहेरेंट सोर्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनकोहेरेंट सोर्स अगर कोई है, इनकोहेरेंट सोर्स है, तो उसमें क्या है कि ये जो फाई होता है या फिर जो ये फाई है, फेज डिफरेंस फाई, वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है। अभी तक हम क्या किए थे, पहले वाले में a cos ओमेगा टी, दूसरे वाले में a cos ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पे फाई क्या था, कांस्टेंट था। तो हम इस तरीके को इसको ऐड करके हम निकाल लिए थे। बट अब क्या है कि ये फाई क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये फाई अब हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेगा। तो cos स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर सकती है। तो इसकी वैल्यू अब ना तो मैक्सिमा होगी 4 आई नॉट होगी और ना ही 0 होगी। ना तो ये मैक्सिमा को पहुंचेगा और ना ही मिनिमा को पहुंचेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमेशा वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली बहुत तेजी से वेरी कर रहा है, 0 और 1 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हमको जो इंटेंसिटी दिखेगी, ना तो मैक्सिमम दिखेगी ना मिनिमम दिखेगी, वो क्या दिखेगी, एवरेज इंटेंसिटी दिखेगी। और 0 और 1 का एवरेज कितना होगा, 1/2 होगा। तो जो हमको इंटेंसिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी, 4 आई नॉट इंटू 1/2। तो ये क्या होगी, 2 आई नॉट। तो इन केस ऑफ इनकोहेरेंट एडिशन, अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं उनका हम एडिशन करें तो हमको इंटेंसिटी 2 आई नॉट मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज इंटेंसिटी है, ना तो हमको मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम, हमको हर टाइम इंटेंसिटी मिलेगी। तो उसमें फ्रिंज फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रिंज फॉर्मेशन कब होगा, जब कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स के केस में फ्रिंज फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि कोहेरेंट सोर्स होंगे और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उसमें क्या होंगे, फ्रिंज फॉर्मेशन होगा, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का फॉर्म होगा जब ये केस होंगे, या तो S2P और S1P बराबर हो या फिर वो n लैम्डा के बराबर हो, तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी हमको 4 आई नॉट मिलेगी, जैसा कि हमको सेकंड केस में मिला था। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड केस को कंसीडर करते हुए जब S2P और S1P का जो डिफरेंस था वो n लैम्डा के बराबर था, उस केस को कंसीडर करते हुए अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जैसा कि ये मैंने पहले बताया कि कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना वो आसान नहीं है कि जिसमें क्या हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर 0 हो, ऐसा आसान नहीं है। तो अगर कोई दो सोर्स लेंगे उसमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस होता है, फाई में फेज डिफरेंस वो वेरी करता है। तो उसकी वजह से कोहेरेंट जब सोर्स ही नहीं होगा तो इंटरफेरेंस मिलना या फ्रिंज मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या हुआ था, एक सिंगल सोर्स लिया, उसको किसी कार्डबोर्ड से यहाँ होल कर दिया, कार्डबोर्ड में यहाँ से पास कराया। तो ये लाइट क्या है, इस सोर्स से पास करेगी, यहाँ सोर्स से पास की। अब थोड़ी दूर जाके एक और कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 होल कर दिए। तो अब यहाँ से क्या है, लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहाँ से यहाँ भी मूव करेगी लाइट। अब क्या है, यहाँ होल कर दिए, तो अब यहाँ से ये पहले एक था, अब यहाँ हमको 2 लाइट मिल रही हैं और दोनों लाइट एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनमें कोई फेज डिफरेंस होने का चांस है नहीं, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं।
और ये डिस्टेंस भी बराबर है। तो यहाँ पे जो सोर्स ये S था, अब ये S1 और S2, हमको अब दो सोर्स मिल गए, एक सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस कर दिए। अब दो सोर्स प्रोड्यूस करके ये क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। अब ये इनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, अब हमको फ्रिंजेस मिल सकती हैं। तो यंग्स ने इसी सेटअप को यूज करते हुए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और फ्रिंजेस प्रोड्यूस किए। तो अब मैं इसको कंसिडर करता हूँ S1 और S2, ये दो सोर्स कंसिडर कर लेता हूँ मैं। ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, और यहाँ कहीं स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ। ये तो अब क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि मैं केस कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, जब S2P माइनस S1P इक्वल्स टू एन लैम्डा है। ये मैंने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एन लैम्डा के बराबर होगा डिफरेंस, तो हमको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, या फिर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो अब हमको यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, या इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम मिलेगी, 4 I0 इंटेंसिटी मिलेगी। तो मैं इस केस को कंसिडर करके आगे चल रहा हूँ। तो अब मैं इसको क्या किया, डी से डिनोट कर देता हूँ, और जो इनके बीच में, जो स्लेट्स के बीच में डिफरेंस है, वो स्मॉल डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से P पॉइंट का, इस पॉइंट से हाइट, इसको x कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये S2P माइनस S1P इक्वल टू एन लैम्डा, इसको मैं 1 से डिनोट कर देता हूँ, इक्वेशन 1। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल में S1PA, इस ट्रायंगल में S1P क्या होगा, S1P ये क्या होगा, ये होगा S1P का स्क्वायर, एक्चुअली ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर डी स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये AP है। AP क्या होगा, x माइनस dy2, इस dy2 को घटा दूं मैं इस x में से, तो AP निकल जाएगा। AP इक्वल टू क्या है, इस x/2 को, dy2 को घटा दूं मैं इस x में से, तो AP निकल जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस dy2, ये हमारा S1P का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही S2P का स्क्वायर, वो क्या होगा, डी स्क्वायर, ये वाला d, और ये x है यहाँ तक, और ये क्या है, dy2 है अगेन, तो x प्लस dy2, x प्लस dy2, ये हो गया। तो मैं S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर ये निकालना चाहूँ, तो इसमें से इस इक्वेशन को घटा दूंगा मैं, तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस x प्लस dy2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस x माइनस dy2 का, इस तरीके से निकल जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, बाकी और टर्म एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर बाई 4 ये सब भी कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा एक्स डी, और यहाँ से माइनस एक्स डी, तो वो 2xd ये बचेगा, 2xd। तो ये हमारा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2xd के बराबर हो जाएगा, 2xd। अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये S2P a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P ये लिख सकता हूँ। तो ये 2xd के बराबर होगा। अब मैं यहाँ से S2P माइनस S1P निकाल सकता हूँ, 2xd अपॉन S2P प्लस S1P। इस तरीके से मैं S2P माइनस S1P निकाल सकता हूँ। अगर ये यहाँ S1P और S2P, अगर ये क्या है, D बहुत स्मॉल है, D बहुत स्मॉल है, और ये जो कैपिटल D है वो बहुत बड़ा है, कैपिटल D बहुत बड़ा है, या फिर ये मैं इसको D को बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये लाइन और पास आ जाएगी,
तो ये क्या होगा अल्टीमेटली, अगर डी बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो जो S2P है और S1P है वो नियरली बराबर लगेंगे हमको, नियरली बराबर लगेंगे, और वो किसके बराबर होंगे, डी के बराबर हमको लगेंगे, ये जो कैपिटल डी है उसके बराबर। तो अगर इफ हमारा जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू कैपिटल डी, ये ऐसा है, तो उसके इसमें क्या होगा S2P इक्वल टू S1P इक्वल टू डी, हम डी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे S2P ये है जो S2P प्लस S1P, इसको हम क्या कर सकते हैं 2D से रिप्लेस कर सकते हैं। तो S2P माइनस S1P ये क्या है 2XD अपॉन, इसको हम 2D लिख सकते हैं, इसको मैं 2D से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये S2P माइनस S1P, और फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से S2P माइनस S1P ये क्या है n लैम्डा है, तो मैं इसको n लैम्डा इक्वल टू x d बाई डी ये लिख सकता हूँ, यहाँ से ये लिख सकता हूँ। अगर यहाँ में इसको x निकालता हूँ तो क्या होगा n लैम्डा d बाई डी, x इक्वल टू क्या हो गया n लैम्डा d बाई डी। तो ये क्या है, ये nth फ्रिंज है, ये nth फ्रिंज है हमारी, मेरी जो nth फ्रिंज है वो n लैम्डा d बाई डी पे है, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सी फ्रिंज होगी, ये ब्राइट फ्रिंज होगी। ब्राइट क्यों होगी, क्योंकि मैं क्या लेके कंसीडर करके चला था S2P माइनस S1P n लैम्डा कंसीडर करके चला था, और अगर ऐसा होता है n लैम्डा के बराबर होता है तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो किस तरह की फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ये जो हमारी फ्रिंज होगी XN ये हमारी ब्राइट फ्रिंज होगी। अगर मैं इसको n की जगह n प्लस 1/2 लिख दूं या n प्लस 1/2 लैम्डा लेके चलता, n प्लस 1/2 लैम्डा लेके चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, ये थर्ड केस है। जब हमारी इंटेंसिटी 0 मिल रही थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या थी 0 थी, तो वो वहां पे हमारी डार्क फ्रिंज बनती। तो अगर मैं इसको n प्लस 1/2 लैम्डा लेके चलूं तो क्या मिलेगा मुझे, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये XN क्या है, ये हमारी nth ब्राइट फ्रिंज है। तो मैं अगर डार्क फ्रिंज निकालना चाहूंगा तो क्या निकालूंगा n प्लस 1/2 लैम्डा d बाई डी। इस तरीके से मैं डार्क फ्रिंज निकाल सकता हूं, ये डार्क फ्रिंज। तो ये nth ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद डार्क फ्रिंज होगी, अब उसके बाद फिर से क्या होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी। मैं अगर xn प्लस 1th में ब्राइट फ्रिंज निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, n की जगह n प्लस 1 कर दूंगा मैं, ये हो जाएगा n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी nth। अब इन दोनों की जो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या सक्सेसिव डार्क फ्रिंज, उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं उसको, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। उसको हम फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। तो ये क्या होगा, दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क के बीच का, फ्रिंज के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे मैंने ये XN प्लस 1 ये भी ब्राइट फ्रिंज है और XN ये भी ब्राइट फ्रिंज है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वही तो फ्रिंज विड्थ होगा। तो ये मैंने फ्रिंज विड्थ बताया। XN प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी, और ये क्या है XN, ये है n लैम्डा डी बाई डी। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा डी बाई डी। जो हमारा फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा डी बाई डी होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर मैं इसको सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करके चलूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब S2P और S1P बराबर है तो हमको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद क्या होगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा, दोनों साइड में डार्क फ्रिंज मिलेगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही इस तरीके से डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको भी बीटा बोलते हैं हम फ्रिंज विड्थ, या फिर ये दो ब्लैक के बीच में इसको भी हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या दो सक्सेसिव ब्राइट या डार्क उसके बीच में जो सेपरेशन होता है उसको हम फ्रिंज विड्थ बीटा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स का एडिशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।